देखिए इकाई 4 पौधे उगाना और पशुपालन, क्या पढ़ेंगे इसमें, है ना। पौधे को अब धीरे धीरे इंसान जो है ना पौधा उगाना सीख लिया, क्योंकि इंसान ने पौधों को उगते हुए देखा जंगलों में रहकर, कैसे पौधा उगता है, अब सीखा। पशुपालन सीखा कि पशुओं को पालना भी है, क्योंकि खेती कौन करेगा, खेती के लिए क्या चाहिए, अभी तो मशीन वगैरह आ गया ना, पहले नहीं था। आइए डिटेल्स में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को, है ना। पालतू बनाने की प्रक्रिया में और पौधों और जानवरों की प्रजाति पर मानव हस्तक्षेप और नियंत्रण अपेक्षित है, यानी लोगों का नियंत्रण है। ये याद रखना चाहिए कि यह न तो पूर्ण रूप से अभिनूतन युग के पश्चात का अनुकूलन है और न ही शिकारी संग्रहकर्ताओं के जीवन में अचानक गांव में अस्थायी रूप से रहने वालों के रूप में परिवर्तन है। दोनों में से कुछ भी नहीं है ना। ना ही वो नया युग का अनुकूलन हुआ है और ना ही कुछ परिवर्तन हुआ है। पौधों की रूपात्मक चीज़ें तो हो रही है ना। इंसान के आग के आविष्कार करने से पहले आग है कि नहीं, तो उसी प्रकार पौधों वगैरह पशुपालन की प्रथा शुरू से चली आ रही है। इंसान ने सीखा वो बाद में सीखा, लेकिन है तो स्टार्टिंग से। पौधों की रूपात्मक संरचना में पर्यावरण अनुकूलन में निर्णायक भूमिका निभाई। पर्यावरण अनुकूलन करता है कि उसको मेंटेन रखना, बैलेंस रखना। यह विशेष रूप से अंत के अभिनूतन युग के बाद लगभग 20,000 वर्ष पूर्व के काल के बारे में सत्य है, जब वहाँ विशिष्ट पौधों और जानवरों की प्रजातियों में अस्पष्टतः दिखाई देने योग्य परिवर्तन हुए। अभिनव युग अर्थात 11,700 बीपी की समाप्ति तक आते आते पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन हुए। इन परिवर्तनों को अब नव थर्मल पर्यावरणीय परिस्थितियों के आरंभ के तौर पर वर्णित किया गया, जो गर्म से ठंडा, शुष्क से आर्द्र में बदलता रहता था। बॉइलिंग एलेरॉड इंटरस्टेडियल अर्थात अंतिम हिमकाल, यानी जो बर्फ का युग था ना, हिमयुग, उसके अंत के दौरान अप्रत्याशित गर्म और आर्द्र काल, जो लगभग 2000 वर्ष के करीब लगभग 12,700 से 10,950 BCE तक चला, जिसमें दुनिया के तापमान के साथ साथ समंदर में के जल स्तर में भारी वृद्धि देखी गई। मैंने पहले ही इस बारे में मैंने आपको कहा है कि समंदर का जलस्तर बढ़ रहा है। कई शहरों के आने वाले 50 सालों में डूबने के आशंका है। यह परिवर्तन हिमाच्छादन के शीत घटनाक्रम का अंत लेकर आया, यानी अब क्या होगा, पहाड़ का, बर्फ के पहाड़ों का युग खत्म होने वाला है। देखिए हर युग में ना कुछ कुछ परिवर्तन तो होता है पर्यावरणीय। कभी बर्फ जम गई, इतनी ठंड बढ़ गई और अब बर्फ पिघल रही है, तभी पानी वाला युग आएगा, पूरी दुनिया पानी में जलमग्न हो जाएगी। ठीक है। स्कैंडिनेविया में बर्फ की चादरों के विशाल शिलाखंडों के पीछे सरकने के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर दबाव उत्पन्न हुआ। कहीं बर्फ पिघलेगा तो क्या बैलेंस बिगड़ेगा ना जी। बर्फ शुरू से जमा हुआ है और कहीं पिघल जाएगा तो हल्का हो जाएगा, क्योंकि पानी तो बह जाती है, तो पानी जिधर डाउन रहेगा पानी बह जाएगा, तो जिधर पानी बह जाएगा उधर क्या होगा, दबाव बढ़ जाएगा। ठीक है। उत्तरी समुद्र में बाढ़ आने के कारण ब्रिटेन यूरोप से अलग हो गया। पहले सटा हुआ था, अभी क्या हो गया, भूमि का टुकड़ा अलग हो गया। मैंने कहा था कि भारत भी कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, याद कीजिएगा, कहा था मैंने कि भारत भी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, वो अलग हुआ है। पढ़ेंगे आगे देखिएगा, रहेगा ही रहेगा, गारंटी। नहीं रहा तो अलग बात है, लेकिन यही हुआ है। उत्तरी समंदर में हो गया। तकरीबन 1 लाख वर्ष बाद पहली बार बर्फ की चादरों के सरकने के कारण उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप के बड़े क्षेत्र मानव की बसावट के लिए उपलब्ध हुई। पहले नहीं था, अब हुआ। पहले हिमयुग था तो कहीं पर इतनी बर्फ जमी हुई थी कि वहां पर इंसान का जीवन संभव नहीं था। तापमान और वर्षा के बदलाव ने दुनिया के अलग अलग भागों में वानस्पतिक परिवर्तनों को प्रभावित किया। चीज़ें बदल रही है तो वनस्पति भी बदलेगा ना। चीज़ें बदल रही है तो वनस्पति, प्रकृति भी खुद को बदलेगा।
क्योंकि प्रकृति का तो काम होता है ढलना। हाल ही की शोध ने यह सिद्ध किया कि प्रारंभिक अभिनव युग के पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अभी नूतन युग के अंत तक किसी भी समय की तुलना में बहुत अधिक थी। यानी आज के ज़माने में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही अधिक है। अभिनव युग के पौधे इसलिए प्रकाश संश्लेषण में अधिकता, जैव ईंधन यानी गोबर वगैरह और बीज की पैदावार और अतिशय जलवायु परिवर्तनों के प्रति अधिक सहनशक्ति के कारण अधिक उत्पादकता वाले थे, यानी उत्पादन अधिक हो रहा था। अभिनूतन युग यानी आधुनिक युग के महाप्राणी जिसमें जानवरों के सबसे बेहतर प्रतिनिधि जैसे मैमथ यानी क्या बड़ा हाथी, हाँ, बालों वाला गेंडा, ये सब लुप्त हो चुका है, ये सब अभी है नहीं। मौसम बदला, सब खत्म हो गया। जंगली भैंसा, बाइसन बोलते हैं, आज ये भी है, ये खत्म नहीं हुआ है। मध्य और पश्चिमी यूरोप में विलुप्त हो गया, उधर खत्म हो गया। बर्फ की चादरों की गतिविधियों का अनुसरण करते हुए रेंडियर, एल्प्स और एपेनिस के अधिक ठंडे क्षेत्रों की ओर चले गए। इन जो ठंडे वाले जैसे मैमथ ठंडा वाला जीव था, है ना, बर्फ में रहने वाला जीव था मैमथ। अब बर्फ खत्म हो गया तो ये या तो मर गए या फिर वहाँ से भाग गए, पलायन कर गए, कहीं और जाके जहाँ बर्फ है वहाँ रह गए। इनका स्थान छोटे जानवर जैसे हिरन ने ले लिया। इस तरह के परिवर्तन उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में भी हो रहे थे, यानी भारत में भी हो रहा था। उस समय वहाँ मृग, हिरन, जंगली भेड़, बकरी, गौजातीय जानवर यानी जो गांव का होता है, और जंगली सुअर में प्रमुख रूप से वृद्धि हुई। इस प्रकार प्रारंभिक अभिनव युग के शिकारी संग्रहणकर्ताओं ने जलवायु के बदलावों और भोजन की कमी का सामना अपने आहार में विविधता लाकर, अब पहले के इंसान ना कुछ भी खा लिया करते थे क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसा था। मौसमी संग्रहण और मछली पकड़ना और अन्य क्रियाकलापों का अनुकरण करते हुए विस्तृत श्रेणी की अर्थव्यवस्था पर आश्रित होकर किया। दुनिया के अलग अलग भागों में मध्य पाषाण अर्थव्यवस्थाएं इन सामंजस्यों और अनुकूलन के उदाहरण के रूप में देखी जा सकती है। पौधों और जानवरों के जीवाश्मों के अवशेष, मध्य पाषाण काल के शिकारी संग्रहणकर्ताओं और मछली पकड़ने वालों के औजारों का समूह और उनके समाधान संबंधी व्यवहार प्रारंभिक अभिनव युग में मानव समुदायों के सांस्कृतिक अस्तित्व के बदलावों की ओर संकेत करता है। अब चीजें बदल रही थी क्योंकि देखिए मौसम जहां बदला बॉस, सब कुछ ही बदल जाएगा। आपके जीने का, खाने का, रहने का, सारा चीज का तरीका ही बदल जाएगा। आज हम लोग जैसे भी हैं, मान लीजिए मौसम के अकॉर्डिंग अभी हम लोग ढल गए हैं। अब मान लीजिए कुछ देर के लिए अचानक पूरे भारत में बर्फबारी होनी शुरू हो गई, तो क्या हमारे जीवन पर असर पड़ेगा ना? क्योंकि जहाँ पर बर्फबारी होती है वहाँ फसलें नहीं होती। अब फसलें नहीं होती तो क्या, धान चावल आप नहीं खाएंगे। आज भी रिकॉर्ड है, जैसे कि हम लोग के पास क्या है कि अनाज वगैरह भरपूर है, तो कभी भी कुछ भी कोई भी अनाज खा लेते हैं। तो क्या कश्मीर के लोग डेली खा पाते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं खा पाते होंगे। खाते भी होंगे तो चीज़ें महंगी मिलती होगी क्योंकि चीज़ें यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, वहाँ के लोग वहाँ के जलवायु के हिसाब से खाना खाते हैं। जो बर्फ वाले प्रदेशों में लोग अधिकतर मांस खाते हैं। क्या खाते हैं? मांस, क्योंकि सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाला चीज़ कोई अगर है वही है। अब ज़मीन पर बर्फ पड़ी हुई है, फसल कहाँ उगाएंगे आप? कहाँ खेती करेंगे आप, मुझे बताइए। तो क्या है आपके पास? ये तो कहीं और से आप मंगवाइए, या आपके पास लोकल जो है वो खाइए। अब कहीं और से मंगवाना, जो आपके वहाँ होता नहीं है, कहीं और से मंगवाने में ट्रांसपोर्टेशन खर्चा आएगा। इसलिए जानवर सबसे अधिक क्या है, वहाँ पर आप सिक्किम चले जाइए तो वहाँ पे कॉमन है, गाय का मीट, सुअर का मीट और बकरा वकड़ा तो छोड़ दीजिए, तो इजीली अवेलेबल है, कहीं भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए पौधे उगाना के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी एशिया में 28,000 BCE के बाद विस्तृत और बड़े बीज वाली लंबी घास के क्षेत्रों में वानस्पतिक परिवर्तन देखे जा सकते हैं। वहाँ दो प्रकार के बड़े बीज वाली लंबे घासें थी। पहली किस्म में वो घास थी जिसकी नोक ढीली और बिखरी हुई थी। घास थी, खत्म हो गया है, इसलिए इन घासों के बीज
पौधों के पकने से पहले ही बिखर जाते थे। आरंभ में शिकारी संग्रहणकर्ताओं ने इन पौधों के बीजों को तने पर डंडी द्वारा झाड़कर एकत्रित किया होगा। बीज को यदि इन बीजों को विशेष दबाव में बोया जाता तो ये पौधों की विविध किस्म के फैलाव के पक्ष में होता और ये फैलाव प्राकृतिक तरीके से अपना कार्य करता, जैसे कि नॉर्मली होता जंगल में होता है। जंगल डेवलप कैसे होता है? जंगल में कोई पौधों को उगाने या पानी देने थोड़ी जाता है, अपने आप उस बीज को पक्षी यहाँ से वहाँ लेके जाते हैं या पौधे के बीज हवा में बिखर जाते इधर उधर, फिर पूरे जंगल में का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लोगों ने किया। रूसी कृषि वैज्ञानिक निकोलाई वाविलोव ने बहुत पहले ही यह सुझाव दिया था कि खेती में मुख्य परिवर्तन खेती की पद्धति में ही अंतर्निहित है, खेती करने का तरीका। कहीं पर कोई किसान 1 किलो बीज से 10 किलो अनाज उगाता है और कहीं पर उसी 1 किलो बीज से 5 किलो अनाज उगाता है। तो इसमें क्या टेक्निक है ना। साधारणतया अचेतन में चयन से चेतन में चयन की और गतिशीलता होती है। अचेतन में चयन यानी कुछ मालूम नहीं था आपने कर दिया, और चेतन सब कुछ मालूम है फिर आपने किया, दोनों में फ़र्क है। एंगलब्रेक्ट पहले जब शुरू में जब खेती का आविष्कार हुआ होगा तब हो सकता है कि पैदावार बहुत कम हुआ होगा, लोग टेक्निक नहीं मालूम था। अब टेक्निक मालूम चल गया, पैदावार ज़्यादा होता है। एंगलब्रेक्ट वनस्पति भूगोलवेत्ता ने इस और इशारा किया कि आज उगाए जाने वाले बहुत से पौधों और फसलों का चयन किसी समय अनजाने में किया गया था। मैंने कहा ना, चयनात्मक और अचयनात्मक। आपने चयन किया अनजाने में आपसे आपने कुछ किया, अनजाने में फसल उग गया, ठीक है। गलती से आपने कहीं से बीज लाया, मान लीजिए जंगल गए, कोई आदि मानव है वो जंगल गया, जंगल में वो फल खाया, फल खाते खाते वो घर तक पहुंचा, इमेजिन कीजिए, और उस आम के उस गुठली को अपने जो गुफा के समीप फेंक दिया। नॉर्मली फेंक दिया, वो जानबूझ गया फेंक दिया, वो ठीक है, खा के फेंक दिया। अब अचानक 10 दिन बाद देखता है उसी गुठली से थोड़ा सा छोटा सा जो है वो क्या अंकुर निकल रहा है, आम के गुठली से अंकुर निकल रहा। वो शॉक्ड हो गया। 20 दिन बाद वही पे पौधा थोड़ा बड़ा हुआ और धीरे धीरे वो बड़ा होता गया। फिर कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद वो एक बड़ा पेड़ का आकार ले लिया। इस चीज़ को इंसान ने अपने आंखों से होते हुए देखा, तो इंसान को ये ज्ञान हो गया ना कि ऐसे ही पौधा उगता है, बीज बोना पड़ता है। अब क्या किया, अब इस चीज़ को वो खुद से करना शुरू किया। पहले तो अनजाने में हुआ, अब फिर जंगल गया और एक नहीं 10 आम लाया, खाया, उसके गुठली को अगल बगल में गाड़ दिया, 10 पेड़ निकल गए। तो अब जो आम के साथ ऐसा हो सकता है तो जामुन के साथ भी होगा, लीची के साथ भी होगा, कटहल के साथ भी होगा, पपीता के साथ भी होगा। तो अब क्या हुआ, जिन चीज़ों को उनकी अधिक नीड थी, पपीता बहुत ही अच्छा फल है या सब्जी है, कच्चा रहेगा तो सब्जी बनाइए, चटनी बनाइए, पक जाएगा तो फल के रूप में खाइए, बहुत ही बढ़िया है। कटहल भी बहुत ही बढ़िया फल है या सब्जी है, कच्चा रहेगा तो सब्जी बनाइए, पक्का रहेगा तो फल बना के खाइए। तो धीरे धीरे इंसानों ने अपने ज़रूरतों के हिसाब से पौधों को लगाना सीखा, उगाना सीखा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना पांडे जी, मनोज जी? जी। अब देखिए इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पौधों के उदाहरण, लौकी, टमाटर, जो पहले अनजाने में बीजों को निकालकर फेंकने के कारण बसावटों के निकट उपजी जंगली घास के रूप में उगे थे। और उसके बाद जौ और राई मध्य एशिया में गेहूं की निम्न श्रेणी की जंगली किस्में थी। द्वितीय श्रेणी की सबसे आकर्षक फसल थी बाजरा, जिसके बीज बहुत छोटे थे। इस वजह से ये पौधा आरंभिक कृषकों का ध्यान आकर्षित करने में असफल रहा, क्योंकि छोटा था, मालूम नहीं था। अब किसको उस टाइम मालूम था कि बाजरे की रोटी बनती है? बताइए, गेहूं से रोटी बनता है, किसी को नहीं मालूम था ना। तो चीज़ें सीमित थी, जितना मालूम था उतना ही वो लोग उगा रहे थे। हालांकि बाद में मजबूत बाली वाले ये पौधे प्राथमिक बन गए होंगे। ये वो घासें थी जिनके बीज केवल पौधों को पकने के बाद ही बिखेरते हैं। नहीं, बाजरा भी क्या होता है, वो एक बीज से ही होता है बाजरा। चलिए, मजबूत बाली वाले पौधों के बीजों की बुआई में अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता थी। कुछ फसलों में मेहनत बहुत करना पड़ता है। बीजों को जंगली पौधों और जंगली घासों से दूर बोया जाना आवश्यक था।
ताकि यह पौधे इनका अतिक्रमण ना कर सके। बीज लगाए मतलब खरपतवार, आपने कहीं पर बीज लगा दिया, वहाँ पर दूसरा घास उग गया, ध्यान रखना है। जहाँ पर आपने बीज फेंका है वहाँ पर दूसरा घास नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरा घास तो पहले से मजबूत है। यानी ज़मीन का जो खाना है ना वो घास ले लेगा, आपके बीज को कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, ज़मीन से खरपतवार को हटाना है और ध्यान रखना है कि ये अतिक्रमण ना कर ले, वो घास उस खाने को ना खा ले। आप खाना डाल रहे हैं बाजरे के लिए, लेकिन वो खाना खा रहा है वो घास, नहीं होना चाहिए। बीज लगाए जाने के लिए भूमि के छोटे भूखंडों को साफ करने की आवश्यकता होती थी, जहाँ की भूमि के आसपास पर्याप्त वर्षा होती हो अथवा पानी के पर्याप्त स्रोत हो, जैसे झील, झरने और नदी। पौधों को उगाने में मानव हस्तक्षेप अनिवार्य था। इसने पौधों के जीन समुच्चय को विस्तृत किया, यानी किस्में, आज जो आम की विभिन्न किस्में पाई जाती है, इसमें इंसान का ही रोल है। इंसान ने ही जो है क्रॉस किया इस पौधे से उस पौधे में। पौधों की खेती करने की प्रारंभिक प्रक्रिया इजराइल और सीरिया के किसी स्थल जैसे नेटिव हागदूद और अबू हुरैरा में देखी जा सकती है। बहुत टेक्नोलॉजी में आगे हैं आज भी, जहां कुशल शिकारी संग्रहणकर्ताओं ने पौधे की खेती में सर्वप्रथम प्रयोग 10,500 से 10,000 BCE में किया। सोचिए, जंगली एनकॉन और एम्मर गेहूं, जो जौ और राई के बीज और पौधों की उपलब्धता, ये दर्शाते हैं कि ये बहुत आरंभिक काल में चयन करके उगाए गए थे, जानबूझकर लगाए गए थे। उनको मालूम था इसके बारे में, गेहूं के बारे में, राई जौ के बारे में। जब मानव मुख्य रूप से खानाबदोश थे। इस तरह के विकास के पैटर्न दक्षिण की तुर्की, उत्तरी इराक और उत्तर पश्चिमी ईरान में दिखाई देते हैं। यानी अब मान लीजिए कुछ देर के लिए कि हम, आप और पांडे जी अभी इंडिया छोड़कर पाकिस्तान जाने वाले हैं घूमने के लिए, या बांग्ला पड़ोसी देश से जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी फसल अच्छा होता है, इसलिए मैंने इसका एग्जांपल दिया। ठीक है, बांग्लादेश की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, पाकिस्तान तो खैर हमारा पड़ोसी, हमारा ही देश समझ लीजिए, अलग हो गया सो अलग हो गया, है कि नहीं। तो कुछ देश जहाँ फसलें बहुत अच्छी होती है, नदी का स्रोत है, मिट्टी में उपजाऊ चीज़ है, खनिज है। अब हम लोग क्या किए, हम लोग वहाँ गए तो हमने अपने साथ बीज लेकर चले गए, क्योंकि उस समय तो कोई पाकिस्तान भारत बोल के चीज़ें थी नहीं, बस देश था, ज़मीन था, कोई बॉर्डर नहीं था, तो लोग जहाँ मर्जी वहाँ जा रहे थे। अब वहाँ अपने साथ बोले कि चलो वहाँ जाएंगे तो 6 महीना वहीं रहना है, चलो बीज लेके चलो 1 किलो, वहीं फसल उगाएंगे। तो ये सिस्टम था। तो क्या हुआ, भारत का गेहूँ पाकिस्तान पहुँच गया, पाकिस्तान से अफगानिस्तान पहुँच गया, यानी वो बढ़ता रहा, धीरे धीरे संक्रमण होता है पूरे विश्व में। समझ रहे हैं ना, लोग जहाँ जहाँ गए पौधों और बीजों को, पौधों को तो नहीं, बीजों को लेकर गए। और हम लोग वही जो अभी जापानी आम खाते थे, जापानी आम कहाँ से आया, किसी ने जापान से बीज लाकर बोया होगा, तभी ना। किसी ने वो जो 1.5 लाख रुपए किलो वो आम है, तो 1.5 लाख रुपए मियाज़ाकी आम, ठीक है, जापान का आम है। तो उस आम इंडिया में कैसे हो गया, उसके बीज को जापान से लाके यहाँ उगाया, तब यहाँ पे हुआ। तो इस तरह करके फसल आगे बढ़ा। पौधों को उगाने की प्रक्रिया में एक समानता यह भी देखी जा सकती है कि बीजों को अधिक समतल भूमि पर की ओर ले जाया गया, जिसके पास पानी के अच्छे स्रोत हैं, या ऐसे स्थान थे जहाँ पर्याप्त वर्षा होती हो, ताकि पौधे अच्छी तरह फल फूल सकें। मतलब नदी का सोर्स हो, पानी का सोर्स हो, क्योंकि गेहूं को, चावल को तो बहुत पानी चाहिए, बिना पानी के चावल नहीं होगा, है ना। इसलिए चावल उस देश में सबसे अधिक होता है जहाँ पर पानी। और एक चावल आता है ब्लैक राइस, कभी खाए हैं, काला चावल, एकदम काला है, काला ब्लैक है, कभी खाइएगा उसको, ठीक है। और यही कारण है कि नदी के किनारे जितने भी बड़े बड़े शहर है वो बस गए। तो नदी के किनारे शहरों की बसावट इस तरह से हुआ। अनाजों के अवशेष इसकी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इन पौधों की बालियां मजबूत थी, बालियां मतलब ये बाली है ना, इसको निकालना बहुत ही कठिन है, ये अपने आप झड़ेगा नहीं, कुछ की बालियां कमज़ोर होती है, हवा चला, बाली हिली, बीज निकल के बाहर आ गया। लेकिन ये देखिए मजबूत है, ये मजबूत बाली है, ठीक है। ये कितना भी हवा चले
ये निकलने वाला नहीं है। धान की बाली कमज़ोर होती है, हाथ से 2 बार मारिएगा झड़ जाएगा। ये गेहूं का है, झड़ेगा नहीं। गेहूं का है सर, जौ है। आ? जौ देखने में लग रहा। चावल नहीं, चावल नहीं है, चावल ऐसा नहीं होता है। चावल ऐसा नहीं होता है जी, चावल नहीं देखा क्या? चावल ऐसा नहीं होता है। चावल तो ऐसे ऐसे झूलेगा, चावल झूलेगा ऐसे ऐसे। जौ बोल रहे हैं सर। हाँ वही गेहूं, जौ वही है, ठीक है। अब देखिए, ये जंगली गेहूं है जो अपने आप हुआ था, और ये इंसान ने विकसित किया जीन्स में बदलाव करके, ये बदलाव करके, ठीक है। अच्छा तो हो गया चाहिए। पशुओं को पालतू, पौधा का सीख लिए, पशु को देखिए। पालतू जानवर उसे कहते हैं जिसे मानव समुदाय आर्थिक लाभ के लिए अपने पास रखकर पालता है। यानी अपने आप किसी जानवर को क्यों पालेंगे? आपको कुछ फायदा पहुंचाएगा तब तो, क्योंकि इंसान बिना स्वार्थ के कोई भी काम नहीं करता। लोग घर में कुत्ते पालते हैं, क्यों? 2 किस्म के लोग होते हैं कुत्ते पालने वाले। एक, घर में कोई नहीं है, कुत्ता है, मन बहल जाएगा, खाना खिलाएंगे, ठीक है। दूसरा, सिक्योरिटी पर्पस से। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी पर्पस, कि बहुत बड़ा घर है, इतना बड़ा घर है, कहीं भी चोर आ सकता है, कुत्ता पाल के छोड़ दो। कुत्ता घूम रहा है अपना चारों तरफ दीवार के आसपास, तो कोई चोर भी आएगा उसको भन, क्योंकि उसके अंदर सेंस खतरनाक होती है। कोई टप से पानी की बूंद भी आवाज किया तो कुत्ता दौड़ के वहां चला गया। तो इंसानों ने जानवरों को पालतू बनाया है अपने स्वार्थ के लिए, मेनली आर्थिक लाभ के लिए। उस समय शौक बोल के कोई चीज नहीं था। आज लोग शौक से कुत्ते पालते हैं ना, उस समय नहीं था। उस समय जरूरत थी कुत्ते पालने की या गाय पालने की जरूरत थी, ठीक है। आगे देखिए, मानव का जानवरों के प्रजनन क्षेत्र और भोजन की आपूर्ति पर पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी जानवरों के खाने पर भी इंसान का अधिकार होता है। पशुओं को पालतू बनाने का इतिहास यह दर्शाता है कि इस प्रक्रिया का आरंभ शिकारी संग्रहणकर्ताओं के बीच ही शुरू हुआ होगा। शिकार किए गए पशुओं के छोटे बच्चे जो त्याग दिए गए या अकेले रह जाते, वे स्वयं ही लोगों से घुल मिल जाते, फिर वो उसको पालते, बड़ा करते, फिर उसको मार के खा जाते। आज भी होता है। यह प्रभावात्मकता के कारण होता है। इसका तात्पर्य है कि पशुओं का अपनी शैशव अवस्था छोटे में प्रभावात्मक काल में सबसे पहले जीवंत प्राणी का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। यानी एक छोटा पशु है ना, बचपन से जिसके साथ रहता है ना, वो उसको प्यार करने लगता है। अब बोलेगा सर अगर शेर पाले तब भी, हाँ शेर पाले तब भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना। शेर, अगर आप शेर के बच्चे को अगर आपने बचपन से है ना, उसके जन्म के समय से पाला और वो शेर बड़ा भी हो गया एकदम 10 साल का, तो याद रखिए वो शेर आपको हार्म नहीं करेगा, नहीं करेगा आपको हार्म। वो बहुत सारे जो ट्रेनर होते हैं शेर के, देखिएगा शेर से खेलता है ना। एक वीडियो तो देख रहे हो, उसमें शेर एकदम उस आदमी पे झपटा मारा, ऐसे गला मिल रहा है उससे, बताइए। खुला है, खुलेआम, कोई नहीं, हाथ में उसके हथियार तक नहीं। क्यों? बचपन से उसको पाला है वो, तो एक इंटरेक्शन हो गया। इसी को तो कहते हैं प्रेम, ठीक है। इसी को तो कहते हैं प्रेम, जो कोई भाषा नहीं समझता, कोई जाति नहीं देखता, कोई धर्म नहीं देखता, रंग रूप आकार नहीं देखता, ठीक है। इसी का नाम है भावनात्मक, भावना। यानी आपके दिल के अंदर, मन के अंदर की जो भावना है वो उससे जुड़ जाती है, क्योंकि बचपन से वो देख रहा है ना, उसके अंदर भी तो एक दिल है, एक भावना है, क्योंकि वो भी क्या, एक जीव है, अंततः एक जीव ही तो है, निर्जीव तो नहीं है, जीव ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यह भी हो सकता है कि शिकार संग्रहण, यानी शिकार करके उसको संग्रह करना, समुदाय यत्र तत्र, यहाँ जहाँ तहाँ पशु पालन करते होंगे, ताकि शिकार के समय वे उनका प्रयोग शिकार को फंसाने के लिए कर सके। यानी शेर को, बाघ को फंसाने के लिए क्या करे, बकरी को बांध दिया, है ना, बकरी को बांध दिया। तो ये भी हो सकता है। जैसे मछली, जंगली मछली, जो जंगल की मछली, तो जंगल के तालाब के मछली, जंगली मछली आज भी पाए जाते हैं, खाते देखिए बहुत कोई। तो जंगली मछली को आज भी पकड़ने के लिए केंचुए का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो जंगली मछलियाँ होती है ना, नॉर्मली जो मछली हम लोग खाते हैं उससे अलग मछली, उसे जंगली मछली कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो मछली हम लोग घर में खाते हैं
ठीक है, कातला, रोहू, ये सब उससे अलग जो मछलियाँ पाई जाती है, काफ़ी सस्ती बिकती है वो, तो उसको पकड़ने के लिए आज भी केंचुए का इस्तेमाल होता है। तो अब केंचुए से उस मछली को पकड़ने के लिए पहले तो आपको केंचू को पालना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से पालतू बनाने का जो है वो शुरू हुआ। यह शायद वो रीति थी या वो नियम था जिसके अंतर्गत कुत्ते को लगभग 20,000 साल पहले पालतू बनाया गया। यह अब भी विवाद का विषय बना हुआ है कि पालतू कुत्ता पहले जंगली कुत्ता था या भेड़िया, क्योंकि कुत्ता का जो शकल है वो भेड़िए से मिलता है। तो क्या पहले ये भेड़िया था या जंगली कुत्ता था? हालांकि उत्तर पुरापाषाण युग और मध्य पाषाण युग के मानव समुदायों में कुत्ता शिकार के दौरान एक सहायक के रूप में अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ। यानी लोग जो शिकार के लिए जाते थे कुत्ते को लेकर जाते थे। उन्नत शिकारी संग्रहणकर्ताओं के लिए उन जानवरों को अपने वश में करना, झुंड में रखना और पालतू बनाना आसान रहा होगा, जो प्रकृति से विनम्र स्वभाव के थे और संभवतः पालतू बनने लायक थे। कोई शेर को तो पालतू बनाएगा नहीं, क्योंकि शेर तो जंगल में होता है भैया, आपके घर में आके तो बच्चा वो देगा नहीं। तो हमारे समाज में जो जानवर होते, जो जीव होते हैं, उसको पालतू बनाना ज़्यादा आसान है जंगल के जानवरों की तुलना में। झुंड में एकत्रित किए गए पशुओं को अन्य कई उपायों द्वारा और अधिक विनम्र बनाया जा सकता था, जैसे झुंड में अधिक हिंसक नरों की हत्या करके या उनका बंध्याकरण करके, उसको बांझ बना के कि वो बच्चा पैदा ना कर सके। पशुओं को पालतू बनाने के आरंभिक चरण पौधों को उगाने की तरह ही अनिश्चित रहे होंगे। अनिश्चित मतलब अपने आप हो गया, शौक से नहीं किया होगा। पशुपालन के इतिहास की पुनर्रचना ताजा और आकृतिमूलक और जीव संबंधी आंकड़ों के आधार पर की जा रही है। ऐसे शोध रिसर्च दर्शाते हैं कि पशु पालने की प्रक्रिया शिकारी संग्रहकर्ताओं के बीच ही शुरू हुई होगी, लेकिन मनुष्य जिन जानवरों का शिकार करता था उन सभी जानवरों को पालतू नहीं बनाया जा सकता था। इसलिए कुछ विद्वानों का तर्क है कि जिन जानवरों को पालतू बनाया गया उन जानवरों की प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़े बिना ही वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तौर पर पालतू बनाए जाने लायक जानवर थे, तभी वो पालतू बने। उन्हीं पशुओं का चयन पालतू बनाने के लिए किया जाता था या होगा जिनकी प्रजनन क्षमता पर मनुष्य के बंधन का प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए जब पशुओं को पालने की प्रथा शुरू हुई होगी तब झुंड में उन्हीं पशुओं को पालना शुरू किया गया होगा जो ज्यादा आक्रामक और मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाले न हो, जिससे इंसानों को कोई हानि ना हो। ठीक है, अब घर में तो आप भेड़िया नहीं पालोगे, लोमड़ी सियार नहीं पालोगे ना, क्योंकि वो आपको हानि पहुंचाएगी। आप वही जानवर पालोगे जिससे आपको हानि ना बल्कि लाभ हो, हानि हो ही ना और लाभ बहुत हो। पशुओं को मारकर या फिर आक्रामक नर जानवरों के बंध्याकरण के द्वारा उनकी प्रजनन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके एक समय के बाद धीरे धीरे विनम्र पालतू जानवरों की एक अलग नस्ल और किस्म नियोजित ढंग से तैयार की गई होगी। देखिए, कुत्ता बहुत दिन से पालतू है, बहुत सालों से पालतू है, समझ रहे हैं ना। इसलिए कुत्ता भी समझ गया है कि हम पालतू बनाए जाने वाले हैं, इसलिए कुत्ता सबसे जल्दी पालतू बन भी जाता है। याद रखिएगा, सबसे नंबर 1 जानवर है कुत्ता, जो सबसे अधिक पालतू बन जाता है। अब ये भी कह सकते हैं कि ये उसके डीएनए के कारण ही होता है, क्योंकि डीएनए का इफेक्ट पड़ता है ना, उसके कारण ही हो रहा है। इसलिए यह भी देखा जा सकता है होगी। इसलिए चलिए, इस तरह मानव समुदायों ने दुनिया के अलग अलग भागों में सूअर, क्योंकि सूअर खाने में, याद रखिए, दुनिया में सूअर लोग बहुत खाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब होता क्या कि भारत का सूअर गू खाता है ना जी, बाहर का सूअर गू नहीं खाता है। बात को समझिए, ये हम लोग छी सूअर खाता है, ए भगवान छी छी, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ के सूअर गू खाते हैं ना। क्यों गू खाते हैं? दोषी सूअर नहीं है, दोषी वो इंसान है। इंसान भी ठीक नहीं है सर। यहाँ का जो सूअर है वो खाने की तो अलग बात है, इसका रहन सहन वो ठीक नहीं है। नहीं तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि उनको गंदा बनाया हमने बाहर जाके बाथरूम किया तो वो खाएगा ही। मत कीजिए बाथरूम। बड़े बड़े जो देश हैं वहाँ सूअर तो फेवरेट फूड है,
सुअर का मीट उनके डेली खाने में ऐड रहता है। सोचिए, पोर्क, और उनके लिए अलग फार्म्स हैं। जैसे यहाँ फार्म में पोल्ट्री वगैरह मिलता है ना, मुर्गी वगैरह, तो उस तरह वहाँ बकरा वगैरह मिलता है। सुअर वहाँ पे कॉमन है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ सुअर की क्या बात कीजिएगा, यहाँ तो इंसान का ही रहन सहन सही नहीं है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ेंगे। यद्यपि निश्चय ही पालतू पशु संकट के समय भोजन के रूप में सहज उपलब्ध होते होंगे, परंतु ऐसा नहीं लगता कि भोजन के अभाव के कारण पशुओं को पालतू बनाया गया था। शुरू में झुंडों में पाले गए पशुओं का उपयोग, जैसे बकरी, भेड़, गाय, ये सब झुंड में पालते हैं। कुत्ता को पालेंगे झुंड में? नहीं पालेंगे, है ना? उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा आपको, क्योंकि कुत्ता सिर्फ पालने के काम आएगा। ना तो कुत्ता का आप मीट खा सकते हैं, ना उससे उस तरह का कुछ लाभ ले सकते हैं। घर में गाय बैल रहेगा तो उससे दूध पी सकते हैं, दूध से बहुत कुछ बना सकते हैं। बैल रहेगा तो कोई बैलगाड़ी बना सकते हैं आप, है कि नहीं? बकरी रहेगा तो बकरी से भी आप बहुत सारा बकरी का दूध आप पी सकते हैं, बकरी का मीट आप खा सकते हैं, ये सब आप काम कर सकते हैं। बकरी का खाने में टेंशन भी नहीं है। कुत्ता घास नहीं खाएगा, साला बड़ी झमेला है, खाना दो उसको, अलग टेंशन। और बकरी को भेज दे, जाओ जंगल खा के आ जाओ, बकरी अपना गई, खा के आ गई, है ना? शुरू में झुंडों वाले पशुओं का उपयोग अनुष्ठानिक बलियों में किया जाता होगा। यह पशु सामाजिक ढांचे में समाविष्ट हो गए थे और स्वामित्व की प्रथम वस्तु बने, यानी स्वामित्व यानी गुलामी का प्रथम वस्तु बन गए। इस प्रकार पालतू कुत्ता, भेड़, गाय, बैल और सुअर जंगली जानवरों की तरह शिकार किए जाने की बजाय अपने घर में वो पालते थे, रहते थे, पशुधन, क्योंकि उनको आसान था। ना इनसे कोई आपको हानि है ना कुछ है, इन्हें आराम से पालिए, जब मन हो जाए काट के खा लीजिए। पालतू बनाने की प्रक्रिया की आरंभिक अवस्था में बकरी, भेड़ और गाय, बैल, अभी मैंने उसी का एग्जाम्पल दिया, का उपयोग केवल मांस और खाल के लिए करते थे। जंगली गाय बैल अधिक दूध नहीं देते और जंगली भेड़ों की ऊन नहीं थी, बल्कि बालों वाली थी। पालतू बनाए जाने के अथक प्रयास के द्वारा ही ये जानवर दूध और ऊन देने योग्य बन पाए। मैंने कहा ना, डीएनए, कुत्ता पालतू बन गया। आज जाके किसी भी कुत्ता को पूछ करके ऐसे कीजिएगा, आ जाएगा, वो आ जाएगा, ठीक है? लेकिन किसी इंसान को नहीं करना है, क्या हो जाएगा? कांड हो जाएगा, ठीक है? उस टाइम पर कांड हो जाएगा। अश्लील हरकत करते हो, उल्टा पुल्टा बोलते हो, है ना, तो वो कुछ और समझ जाएगा। लेकिन जानवर समझ जाएगा इस चीज़ को कि हमें प्यार से जो है वो पुकारा जा रहा है, तो कुत्ता आ जाएगा। और इंसान को कीजिएगा, कोई लड़का लड़की को कर दिया ऐसे तो कांड हो जाएगा भाई, ठीक है? चलिए, तो जिनमें समझ नहीं है वही समझ लेते हैं, जिनमें समझ नहीं है वही समझ नहीं पाते। यही दुनिया की रीत है। तो बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। हाँ, इन लक्षणों को वास्तविक रूप से आने में समय लगता है। डीएनए में समय लगता है, तुरंत नहीं आ जाता। पालतू जब शुरू में, या एक फील कीजिए कि स्टार्टिंग में जब गाय को कोई पहला ही गाय होगा जिसको पालतू बनाया गया होगा, तो क्या वो पालतू बनना चाह रहा होगा? कभी नहीं चाह रहा होगा। या कुत्ता ही जंगल से उठा के उसको पाला गया, क्या पालतू बनना चाह रहा होगा? कभी नहीं चाह रहा होगा। अब उसको कुत्ता को लाया घर, बांध के, जबरदस्ती बांध के रखा, उसका बच्चा हुआ। अब उसका बच्चा तो जन्म से क्या देखा? आपको देखा, हमको देखा, सबको देखा। तो धीरे धीरे उसके माइंड में हो गया, भैया हमको यहीं रहना है, मजबूरी है भैया, यहीं पे रहना ही हमको। अब तो मजबूरी क्या बन गई? आदत। मजबूरी क्या बन गई? आदत। अब कोई व्यक्ति का दिल टूट गया, प्यार हो गया, दिल टूट गया, लड़की छोड़ के चली गई, लड़का धोखा दे दिया, शराब पीनी शुरू कर दिया, मजबूरी में किया। लेकिन अब क्या बन गया? आदत। अब डेली पीता है, देवदास, है कि नहीं? अब डेली पीता है, वो देवदास बन गया। तो ये सीन था वहां पर भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। पालतू बनाए जाने के बाद और इनके प्रत्यक्ष रूप में आने से पहले रूपात्मक परिवर्तनों को मापने के लिए लगभग 30 पीढ़ियों की आवश्यकता होती है। 30 पीढ़ी, सोचिए, 30 पीढ़ी, कितना साल सोच लीजिए आप।
हालांकि आरंभिक अथक प्रयासों के कारण बकरी, भेड़ और गाय बैल के मांस, खाल, ऊन और दूध के लिए पालतू बनाए जाने में और अधिक नियमितता आई, यानी नई नई चीजें आई। कुत्ते और सुअर जो कि 18,000 साल पूर्व मनुष्य के द्वारा पाले गए थे, मनुष्य के बचे खुचे भोजन के कचरे के अपमार्जक का कार्य करते थे, यानी आपके बचे हुए खाना को वो खा लिया, यानी एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा उसके पीछे। विशेषकर सुअर को अधिक मात्रा में वानस्पतिक चारे की आवश्यकता नहीं होती, वह कुछ भी खा लेता है, उसका खाना कोई स्पेसिफिक नहीं है। उसको केला दोगे तब भी खा जाएगा, ठीक है, उसको जो दोगे, कभी कभार तो मिट्टी खा जाता है सुअर, है ना, कभी कभार देखिए मिट्टी खा जाता है, केंचुआ खा जाता है। सोचिए, आगे बढ़ते हैं। कृषि में परिवर्तन अभिनूतन युग के अंत के बाद लगभग 11,700 बीपी के आसपास हुआ। इस समय शिकारी संग्रहणकर्ताओं ने पशुओं और पौधों की तरह जलवायु परिवर्तन के अनुकूल जीवन निर्वाह की रणनीति को अपना लिया था, यानी कैसे जीना है वो सीख गए थे पर्यावरण के हिसाब से। शिकार और संग्रहण गतिविधियां और अधिक नियंत्रित और विशेषीकृत हुई और इसके साथ ही पौधों और जानवरों के संबंध में आंतरिक जानकारी की भी आवश्यकता बढ़ी, क्योंकि किसी बीपी का क्या मतलब है? कौन सा? 11,700 बीपी, ये वाला बताएंगे, इसको खाली खत्म करने दीजिए। सारा बताएंगे, बीपी, बीसीई, ठीक है, बीएसी, बहुत सारा होता है, बताएंगे। इस समय हो गया शिकारी और संग्रहण गतिविधियां और अधिक नियंत्रित और विशेषीकृत हुई और इसके साथ ही पौधों और जानवरों के संबंध में आंतरिक हो गया। इस प्रकार मौजूदा जंगल, पौधों और जानवरों के बारे में बेहतर जानकारी कृषि के आरंभ के लिए पूर्व शर्त थी, यानी सबसे पहले किसी भी चीज को पालतू बनाने से पहले या पौधे को उगाने से पहले जानना पड़ेगा ना जी। अब मान लीजिए पहली बार आम का पौधा, मान लीजिए आम देखा इंसान ने, तो सोचिए उस आम को खाने के लिए इंसान कितना डरा होगा, जरा सोचिए तो एक बार। ये सुनो, डरा होगा ना भाई, आम है, क्या है, मर जाएंगे ना, क्या हो जाएगा पता नहीं, एकदम होगा क्लियर। तो अब क्या हुआ होगा, उस इंसान ने उस आम को ना किसी जानवर को या पक्षी को खाते देखा होगा, उसके बाद ही वो आश्वस्त हुआ। क्या आश्वस्त हुआ बताइए, कि ये फल हम लोग भी खा सकते हैं। आई बात समझ में? क्लियर, समझ रहे हैं ना कोई दिक्कत है? नहीं। तो इस तरीके से सोचिए, एक एक फल को हम लोगों ने, मतलब सोचिए कितने चीजों के मतलब कितना एक्सपेरिमेंट किया, ये किया, उसके बाद जिसको हमने बोला कि हाँ ये खा सकते हैं। तो उसी प्रकार पालतू बनाए जाने से पहले उस जानवर के बारे में तो पता करना होगा। अब कुत्ते को पालतू बनाना, कुत्ता भी हानिकारक है, काट दिया तो रैबिज हो जाएगा। तो इंसान ने पहले मालूम, सोचिए जब रैबिज का इंजेक्शन नहीं आया होगा और जब लोगों को मालूम नहीं चला होगा कि कुत्ते काटने से रैबिज होता है, तो कितने ही लोग रैबिज से मर गए होंगे। अब जब बाद में मालूम पड़ गया कुत्ते को रैबिज होता है काटने से, तो इंजेक्शन वगैरह आ गया। अब घर में लोग कुत्ते पालते हैं तो इंजेक्शन डाल देते हैं, काटा तो रैबिज नहीं फैलेगा।